नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझने की कोशिश करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल को हमने ऐसे समझा था कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी वैलेंस ऑर्बिटल में किसी भी मॉलिक्यूल को बनने के लिए। ये सिचुएशन उसके एटम्स को क्लियर करनी पड़ती थी, ये एग्जाम उनको क्लियर करनी पड़ती थी कि उनको 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल जिसे बोला जाता था उसमें लाना पड़ते थे, ताकि स्टेबिलिटी आ सके, ताकि ऐसा क्लाउड दो जो न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं यानी दो जो एटम जुड़ रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सके। ये ऑक्टेट रूल क्यों होता था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर बढ़ा सके, ज्यादा मात्रा में उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हो सके, ताकि जो भी उनका रिपल्सिव फोर्स है उन न्यूक्लियस का वो कम किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उनके बीच में, जिस साइड से वो जुड़े हुए हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। और यही होता था ऑक्टेट रूल का मेन काम, कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाए तो न्यूक्लियस के बीच में, ताकि बॉन्ड सही साथ बन सके, ताकि जो भी आपका एग्जिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल का बना रहे। और एक ग्लू की तरह काम करता है। इस किताब के हिसाब से हम देखें तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्लू की तरह काम करती थी, यानी उनको चिपका के रखती थी उन जो भी एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है। अगला हमें बताया गया है कि सेकंड पीरियड तक, यानी जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके सेकंड पीरियड तक तो ये कहानी सही साथ चलती रहती है, आपका ऑक्टेट रूल ढंग से फॉलो होते रहता है। इसका एक कारण भी है कि वहां तक एस और पी ऑर्बिटल ही पिक्चर में आते हैं, डी ऑर्बिटल वहां पिक्चर में नहीं होता है। और एस की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है और आपके पी की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। तो कुल मिलाकर अपना आखिरी में अगर ये दोनों ऑर्बिटल फंसते हैं तो ये कुल मिलाकर पूरा कंप्लीट होते होते 8 इलेक्ट्रॉन ले आया करते थे, और इतने में इनकी पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन तब क्या होता है, जब आपका डी ऑर्बिटल पिक्चर में आता है, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज़्यादा तो होती ही होती है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने रखता है। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई एटम के इलेक्ट्रॉन के बाहर वहां पे लिखा रहता है कि यार ये डब्बा आपका एक ट्रेन की तरह होता है कि ये डब्बा आपका एस ऑर्बिटल है, अगला डब्बा आपका पी ऑर्बिटल है, या उससे अगला डी ऑर्बिटल है। ये एनर्जी पर डिपेंड करता है कि उस एटम के पास में एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो आप छोटे एटम के भी इलेक्ट्रॉन को किसी उसके एक ऐसे एनर्जी लेवल पर ले आओगे जो कि आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी से मैच कर जाएगी, और वहीं उसका डी ऑर्बिटल बन जाता है। ऐसे केसेस के कारण ही आपके सेकेंड पीरियड तक भी ऑक्टेट रूल ढंग से फॉलो नहीं हो पाता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे बेरिलियम और बोरान जैसे तत्व एलिमेंट्स जो कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखकर भी स्टेबल हो जाते हैं, और उनमें से कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं सेकेंड पीरियड तक भी जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पर स्टेबिलिटी लाते हैं। लेकिन ये पिक्चर सबसे ज्यादा तब बिगड़ती है जब हम थर्ड पीरियड में आते हैं। थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है आपके मॉलिक्यूल बनाने में। जब डी ऑर्बिटल एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है मॉलिक्यूल बनाने में, तो और 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक एटम है ए, अगर वो 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पर उसका अधिकार होता है। जो सामने वाले एटम से भी उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर भी अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। और यहीं पर जो आपका ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस की कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है, लिंक से हटकर चीज दिखाई गई है। पहली है ये डैश और ये सॉलिड वेजेस के बारे में बात किया है। तो ये जो सॉलिड वेज होता है इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि ये दिखाता है कि जो भी एटम इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये क्लोरीन जैसे सॉलिड वेज से जुड़ा है, यहाँ पे फ्लोरीन, ये दोनों फ्लोरीन जो सॉलिड वेजेस से जुड़े हुए हैं, ये सल्फर और फास्फोरस के सामने वाले एटम है, यानी इनके फ्रंट साइड के एटम है, यानी फ्रंट साइड में जुड़े हुए हैं। 3D में हम जब देखेंगे तो फास्फोरस और सल्फर के गोल एटम रखे होंगे, तो गेंदों के आसपास अगर आप बॉल्स के आसपास अगर बॉल्स जमाएंगे तो उनके आइट साइड पे कुछ एक बॉल्स को आप फ्रंट में रखेंगे, कुछ एक बिहाइंड में रखेंगे। तो ऐसे ही होता है, सॉलिड वेजेस से जुड़ा हुआ एटम फ्रंट पर रहता है और डैश्ड वेजेस से जुड़ा हुआ एटम बैक साइड में होता है। तो ये कहानी थी, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन बताया गया है उसको समझाने की कोशिश की गई है, और इसका बार बार यूज होगा आगे जाके, तो यहाँ पे समझ लेना
ठीक होगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट जब देखते हैं, हमने देखा कि डी ऑर्बिटल के पिक्चर में आते ही आपके ऑक्टेट रूल का सारा काम धाम बिगड़ने लगता है और ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है और एक्सेप्शन हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको फास्फोरस। फास्फोरस से टोटल मिलाकर 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन टोटल फास्फोरस के वैलेंस सेल में आ जाते हैं। यहाँ पे फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, यानी ऑक्टेट रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। वैसे ही कहानी आती है सल्फर की। जब आप यहाँ पे सल्फर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि इसमें 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास में आ जाते हैं पिक्चर में इसके वैलेंस सेल की। तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिले PCl5 में, PCl5, और नेक्स्ट एक्सेप्शन देखने को मिला SF6 में। ओके, तो ये कुछ एक मॉलिक्यूल जिसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिले। लेकिन अब पिक्चर में ये आता है कि आप ऑक्टेट रूल को फॉलो करके लेविस स्ट्रक्चर तैयार करते थे, लेकिन क्या होगा जब ये रूल ही नहीं फॉलो होगा, तब आप लेविस स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे? तो उन लेविस स्ट्रक्चर को तैयार करने का यहाँ पे मेथड बताया गया है। यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स बताई गई है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल जैसे ही हम स्टैंडर्डाइज लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है SO4 2- का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि S का वैलेंस का ग्रुप नंबर 6 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। 4 ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4 × 24, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये 2, तो टोटल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पिक्चर में है। कितने इलेक्ट्रॉन पिक्चर में है? 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 32 इलेक्ट्रॉन के साथ में हमें क्या करना है, किस प्रकार से बॉन्ड्स बनाने हैं। तो ये सल्फर ले लिया और सल्फर के आसपास हमने ऑक्सीजन्स को बना दिया, यानी ऑक्सीजन्स जोड़ दिया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। देखते हैं, ये सल्फर बनाया, ओके, सल्फर बनाया। सल्फर के पास कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन में से देखो, ये 2 गए, यहाँ पर ये 2, ओके। इस ऑक्सीजन के साथ में नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 और नंबर 4 करके हमने इनको नाम दे दी। तो नंबर 1 ऑक्सीजन में ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, नंबर 3 ऑक्सीजन में ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी कुल मिलाकर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर पास से जाते रहे। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं। 2 ऑक्सीजन को भी 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे? तो ये जो 2- चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही यही होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा कहीं से लिए हैं, या कुछ ऐसे आयन से जुड़ेगा, ऐसे कैटायन से ये जुड़ेगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। क्या कर सके? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सके, ऐसे कैटायन से जुड़ेगा। यानी ये टोटल SO4 2- है ना, तो ये क्या Ca2+ से जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये Ca2+ का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो ये इससे लेगा, है ना। और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके, देखो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे वो तो इसने इन 2 ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर ली। अब बाकी ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन 2 ऑक्सीजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा जो चाहिए वो ये 2- जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से इनके पास आएगा और कुल मिलाकर इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात रह जाती है सल्फर की। ऑक्टेट रूल क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे? सल्फर नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 2 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, कुल मिलाकर सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल से कहीं ज्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इस प्रकार से हम लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस प्रकार से समझते हैं कि कैसे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जाता है और उसके पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस आयन का। यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सॉरी एक प्रॉब्लम दी हुई है आपको, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाने में, या फिर ये कैसा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको समझने में कोई तकलीफ आती है तो हमसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सम हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल और आयन have atoms with fewer than the 8 electrons in their outer shell। कुछ एक हाईली एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एटम
8 इलेक्ट्रॉन से कम में भी अपना काम दिखा लेते हैं। जैसे बेरिलियम की और बोरॉन की बात की थी हमने, तो यहाँ पे बोरॉन का ही एग्जांपल ले रखा है। ये बोरॉन ने 3 फ्लोरीन को जोड़ रखा है, कुल मिलाकर इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल से कम। यानी ऑक्टेट रूल का ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आएगा कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल को बनाते हुए, किसी आयन को बनाते हुए या किसी कंपाउंड को बनाते हुए, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना इनफ क्लाउड वहां पे बनाना होता है, दो न्यूक्लियस, उन न्यूक्लियस के बीच में जिनके एटम्स जुड़ रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इतना इनफ क्लाउड बनाना होता है कि जो ओवरकम कर सके इनके इफेक्ट को, इन जो न्यूक्लियस हैं इनके इफेक्ट को ओवरकम कर सके, ताकि ये रिपल्सन इन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होके ये दूर ना चले जाए और एग्जिस्टेंस ही ना खत्म हो जाए उस मॉलिक्यूल का, उस आयन का या उस कंपाउंड का। इतना इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है और इसी के लिए उनके पास में ऐसे कोई डिफाइंड सेल नहीं होते, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये हमने हमारे समझने के लिए बनाए हुए हैं और इन्हीं सेलों के सहारे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता होगा, क्यों वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम केसेस में जो हमने 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखा तो उसे हमने ऑक्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से दे दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं? तो सीधी सी बात कहूँ मैं आपको, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या वो कम इलेक्ट्रॉन जो उस मॉलिक्यूल में है, जिनकी कमी से या जिनके एक्स्ट्रा आने से उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिली है। यानी कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मैंने लिखा ए बी, है ना, या कंपाउंड ए बी लिखा, उसके ऊपर ये प्लस करके लिखा हुआ है, तो इससे ये मतलब निकलता है कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना जरूरी हो गया था, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और स्टेबल हो गया। ऐसे कैसे ए बी माइनस की बात करूं तो यहाँ पर अगर ए बी माइनस नाम का कंपाउंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए था और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली। यही होता है। अब आप फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे उस पर आते हैं डायरेक्ट। फॉर्मल चार्ज समझ में आया नहीं आया कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कैलकुलेट कैसे करना है इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मल चार्ज होता है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सबसे पहले तो एटम का भी फॉर्मल चार्ज हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी फॉर्मल चार्ज हो सकता है। एटम का फॉर्मल चार्ज, सारे एटम्स का जब आप फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे और उनका जोड़ घटाव करके यानी नेट फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे पूरे मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज होगा वो उस कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज होगा, उस आयन का फॉर्मल चार्ज होगा। ओके, देखते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो सबसे पहले, यानी ग्रुप नंबर देखो पहले एटम का। ओके, फिर उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितने बॉन्ड है उतने देखो, और वो बॉन्ड को गिनकर उसको आधा कर दो, यानी बॉन्ड की मान लीजिए 4 बॉन्ड बने हो तो 1/2 का उसमें मल्टीप्लाई करो तो कितने बचेंगे 2, तो 2 उस एटम के इफेक्टिव शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे। यही बात होती है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको टोटल लेना अपने को, कितने हैं वो। तो यहाँ पे कुल मिला के फॉर्मल चार्ज हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और माइनस फुल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू जेड माइनस हाफ ऑफ S माइनस U फॉर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Z फॉर द ग्रुप नंबर और अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ एलिमेंट। ओके, सम ऑफ ऑल फॉर्मल चार्ज, सभी फॉर्मल चार्ज का जो एटम्स होंगे उनके सारे फॉर्मल चार्ज का सम निकालेंगे, वो इक्वल होगा आपके मॉलिक्यूल और आयन पर जो चार्ज होगा उसके, यानी उस मॉलिक्यूल का या उस आयन का या उस कंपाउंड के टोटल फॉर्मल चार्ज के। देखते हैं यहाँ पे हमें NH4+ दिया हुआ है, इसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे कैलकुलेट हम फॉर्मल चार्ज को। यहाँ पे NH4+ का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेविस स्ट्रक्चर, उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ में देखिए कितने शेयर हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, यानी कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन की अब बात करें तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब इसका आधा निकालना है, तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हाफ ऑफ 2। ओके, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कुछ है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी लोन पेयर दिख नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा। ओके, अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है हाइड्रोजन में, तो 1। ओके,
तो 1 माइनस हाफ ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी इससे 2 से 2 कट जाएगा तो 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसमें फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा 0। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन से आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि ये नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन में ये कुछ ऐसे 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 आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन के पास टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8। इसका हमें आधा लेना है। ओके, मतलब नाइट्रोजन के लिए सिर्फ नाइट्रोजन ने खुद ने कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किए होंगे, शेयर किए होंगे 4। ये आ गया आपका एस की वैल्यू। अब हम देखते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी उसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अब हम नेक्स्ट आते हैं वैलेंस वाले इसमें, यानी जेड की वैल्यू। नाइट्रोजन के पास कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है इसका ग्रुप नंबर 5 है, तो इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि टोटल फॉर्मल चार्ज कितना होता है, वो होता है वैलेंस माइनस हाफ ऑफ अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल 8 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो 8 का आधा 4, यानी 5 माइनस 4 यानी +1। तो इसका टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा 4, +1, कितना आ जाएगा +1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1, यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर दे रखा आपको NH4 प्लस में, NH4 प्लस लिखा हुआ है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ये वास्तव में चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, ना कि किसी हाइड्रोजन के ऊपर। आप कैसे पता करोगे कि ये चार्ज जो मॉलिक्यूल के ऊपर दे रखा है ये किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। और ये हमें ये भी सिखा रहा है कि कुल मिलाकर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने शेयर 4 ही किए हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाला है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, उसने निकाला है। देखो नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, जिनमें से उसने 4 तो इन हाइड्रोजन के साथ में क्या कर दिए, शेयर कर दिए। क्या कर दिए, इन हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर दी। तो बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो वही इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्या कर चुका है, निकल चुका है, जिसकी वजह से ही प्लस चार्ज आया हुआ है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर ही प्लस चार्ज आया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वास्तव में निकाला किसने, नाइट्रोजन ने, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में बांध रखे हैं बॉन्ड के रूप में। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने निकाला, इसलिए नेट फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे होगा। इसलिए हम जब फॉर्मूला लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो नाइट्रोजन पे प्लस का साइन बनाते हैं, न कि किसी और हाइड्रोजन पर। और फॉर्मल चार्ज का आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, फंडा समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं NO3 माइनस का। देखिए अब हम आते हैं NO3 पर। तो ये हमारा नाइट्रोजन रहा, ओके, ये ऑक्सीजन एक ले लिया, एक ऑक्सीजन ये ले लिया और एक ऑक्सीजन ये लिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये लो तेरा 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये ले लिए 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये ले तेरा भैया 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2 4 और ये एक 5। ऐसे नहीं लिखते ताकि इनको बॉन्ड बनाने में तकलीफ नहीं आए समझने में। ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो ओके, ये 2 3 4 और एक 5 है ना, कुल मिलाकर नाइट्रोजन के पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब क्या होगा, ये 2 के साथ में तो इसने ये बना लिया, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ओके, जाओ पिक्चर से बाहर। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने, तो इसके पास 7 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया 7 हो गए, ओके, एक एक्स्ट्रा है इसके पास, तो चलो और दे दिया इसको, तो ये कितना हो गया 8 हो गए। यानी इस ऑक्सीजन का खेल खत्म 8, इस ऑक्सीजन का खेल खत्म 8, इस ऑक्सीजन के पास अभी 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। कितने हुए हैं, 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इसको क्या 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन ये कहीं से लेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो इस पर
ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए हमने इसे NO3 माइनस लिखा था। क्या लिखा था? माइनस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और देखो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इन तीन में से किसी ऑक्सीजन को चुन लेगा कि भैया मैं तेरे साथ ही जुड़ूंगा। ये ऑक्सीजन इसमें क्या करता है, रोटेट करते रहता है, यानी घूमते रहता है, वंडरिंग करते रहता है, एकदम आवारा तरीके से घूमते रहता है इनमें। और डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन्स में, यानी यहाँ पे जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन के एटम, उसमें ये घूमते रहेगा। और ये जब तक घूमते रहेगा तब तक इसका स्ट्रक्चर बना रहेगा, इसकी स्टेबिलिटी बने रहेगी। रेजोनेंस वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में। अब हम इसका फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हम देखते हैं सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन का। चलो ऑक्सीजन पे आए हम। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देखा इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, यानी Z की वैल्यू कितनी? 6। इसके पास लोन पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखो ये 2 हैं, 1 और ये 2, यानी 2। उसका आधा लेना है तो यहाँ पे हमें शेयर्ड मिल गए। अनशेयर्ड कितने हैं? तो देखो 2, 2 4 और 2 6, 6 के 6 पूरे क्या हुए हैं? अनशेयर्ड है। तो यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट करके देखा तो ये -1 मिला। नेक्स्ट ऑक्सीजन के पास आते हैं। तो यहाँ पे इसके पास फॉर्मल चार्ज में हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सभी ऑक्सीजन के पास में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ओके 2, तो ये 2, ओके। अब इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6, देखो 2, 2 4 2 6, ओके। तो ये वापस कैलकुलेट किया, -1 आ गया। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में इसके पास टोटल मतलब इस ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास में आते हैं। ऑक्सीजन की पिक्चर को खत्म करो, नाइट्रोजन के पास में आते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितना होंगे? 5, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर क्या है? 5। तो इसके पास टोटल कितने हैं? 5। अच्छा, इसने शेयर कितने किए हुए हैं? देखो 4, 2 6 और 2 8, यानी 8, 8 का आधा 4। अच्छा मेरे को बताओ इस पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आ गया 0 वहां पे। तो ये 4 गए, 5 में से 4 तो +1 बचा, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1। अब हम अगले ऑक्सीजन पे आते हैं, ये वाला ऑक्सीजन पिक्चर में। अब हम ये तीसरे ऑक्सीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये कहानी इसकी हो रही है। इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 2 4, टोटल कितने हुए? 4, 4 का आधा 2, ओके। इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखो ये 2 और 2 4, ये 4 क्या होगा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुल कितना आ गया? 4, और ये यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 4, 6 हो जाएंगे, 6 में से 6 गया, बचा 0, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट होते हैं और देखते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि जो कुल मिलाकर आप अगर नाइट्रोजन को, ये NO3 को लिखना चाहो, NOO, तो आप देखोगे कि ये वाला ऑक्सीजन रहेगा, उस पर माइनस का साइन रहेगा। आप जब भी इसका स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि इसमें टोटल 4 जो भी चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस का। आप इसको देखोगे तो इस ऑक्सीजन पे भी माइनस का चार्ज रहेगा और इस नाइट्रोजन पे रहेगा प्लस का चार्ज, ओके, +1 का चार्ज। क्यों रहेगा? पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लें, समझ लें, ओके। तो इस तरीके से ये दिखेगा, ये डबल बॉन्ड में दिखेगा, ये भी आपका डबल बॉन्ड में दिखेगा, और ये भी आपको एट ए टाइम डबल बॉन्ड में ही सारे दिखेंगे। लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? रोटेट होते रहेगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चलते रहेगा, और इसका कारण रिजोनेंस होता है, बाद में समझा जाएगा उसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए वाटर के बारे में हम जानते हैं, वाटर का क्या यहाँ पे है ना, वाटर यानी O ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 6, तो ये 2 4 और 2 6, ओके। हाइड्रोजन के पास 1, तो ये 1, ये 1 से 1 जुड़ गया, ये 1 से 1 जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास टोटल अनशेयर्ड कितने हैं? तो ये 2, 2 4, 2 और 2 4, तो अनशेयर्ड हो गए 4, ओके। शेयर्ड कितने हैं? 1 और 1 2, तो अनशेयर्ड हो गए, और शेयर्ड हो गए 2। और आपको पता ही है वैलेंस तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 6, तो ये कुल मिलाकर 0। तो ऑक्सीजन कितना आ गया? 0।
अब ऐसे ही आप हाइड्रोजन का करोगे तो 0, इसलिए जब हम H2O लिखते हैं ऐसे HOH, तो कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह हम नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? प्लस माइनस वगैरह नहीं बनाते। चलिए अमोनिया का आप समझने की कोशिश कीजिएगा अगर बुक है आपके पास तो, है ना। अब हम समरी ऑफ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें भी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर क्वेश्चन देते हैं तो उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम समरी ऑफ फॉर्मल चार्ज पर। अब हम फॉर्मल चार्ज की समरी क्या समझते हैं, देखो सबसे पहले हम जीरो फॉर्मल चार्ज वाली चीज को देखेंगे। यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ सकता है। ठीक है, जोड़ ले भाई, हो गया खेल खत्म। ओके, कार्बन 4 को जोड़ सकता है, जोड़ ले। तो जब 4 हैं, 4 तेरे पास वैकेंसी है और 4 ही लोग आ रहे हैं, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसके पास भी 0 0 0 0 0, है ना, इसके पास भी 0। यानी क्यों? कारण इसका ये हुआ है, इनके सबके फॉर्मल चार्ज 0 क्यों है, अब समझाता हूँ। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों आए, चारों शेयर हो गए, चारों शेयर हो गए। अनशेयर्ड कोई बचा नहीं, या इसे कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के रखा है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है। और ना ही इसने कोई लोन पेयर अपने पास बचा के रखा हुआ है ना। तो कुल मिलाकर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, इसमें अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मल चार्ज बताया गया है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं। इस बुक को तो हम पूरा चाट जाने वाले हैं क्या। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ये जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है सोलोमन की, इसका तो कम से कम आप पढ़ के ही जाएं। और ये है ना, ये फॉरेन ऑथर की जो बुकें होती है ना, ये आपकी बेसिक बुकें होती हैं। इनमें आपको वो चीज़ें नहीं आती, एकदम से डिफिकल्टी नहीं आती। जब तक आप 1 और 1 2 नहीं करना सीखेंगे, आप कैसे बड़े बड़े अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ से हमें 1 और 1 2 कैसे किया जाता है बड़े आसानी से वो समझाया जाता है। तो इस बुक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे 11वीं के स्टूडेंट हो, 12वीं के स्टूडेंट हो, या फिर जेई या नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री कितना मस्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरा पढ़ने वाले हैं, सोलोमन की बुक। और कहा जाता है कि सोलोमन की बुक आपने पढ़ ली तो सारे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं।